हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें 6 यूनिट चल रही है, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स। और आज हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं, हमारा चल रहा था डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस। हमने मॉलिक्यूलर मासेस देखा था, 4 तरह के मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं पॉलीमर्स में। क्योंकि एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं पॉलीमर्स का। और उसके बेस पर हमने देखा था कि 4 तरह के हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं पॉलीमर्स के। ठीक है, 4 में से हमने चारों को 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था डिटर्मिनेशन मेथड्स ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस, और डिटर्मिनेशन मेथड में हमने एक देख लिया था, कौन सा, विस्कोमेट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑस्मोमेट्री। सेकंड मेथड है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, टॉपिक आपका ये चल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ determination of molecular masses of the polymers। ठीक है, उसमें आपका एक हो गया था। ठीक है, और उसके बाद एक कौन सा हो गया था, विस्कोमेट्री। अब हम देखेंगे सेकंड, कौन सा है आपका सेकंड, ऑस्मोमेट्री। ऑस्मोमेट्री। ठीक है, ऑस्मोमेट्री। अब ये क्या है, ये वाइडली यूज्ड आपका मेथड है, जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, मैंने आपको लिखवाया है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास के लिए। पॉलीमर्स के नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए हम इसको ऑस्मोमेट्री प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और ऑस्मोमेट्री प्रोसेस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किससे मिलकर बनाया है। तो ऑस्मोसिस, आपने एक वर्ड सुना होगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है कि किसी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना, यानी कि फ्लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब लिख सकते हो ऑस्मोसिस। कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे ऑस्मोसिस है एक वर्ड, ऑस्मोसिस आपको पता होना चाहिए। ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्लो ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन is called osmosis। ठीक है, अब क्या होता है, ये देखो आपके पास ना एक ये है, ठीक है, इसमें आपके पास ये एक बीकर है, इसमें आपने पार्टीशन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, आप ठीक से बनाएगा। ये है आपका सॉल्वेंट इधर, एंड ये है इधर आपका है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है आपकी, कम है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। तो क्या होगा, आपका फ्लो किधर से होगा, ये इधर की तरफ फ्लो होगा, यानी कि लो टू हाई होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्वेंट किसकी तरफ फ्लो करेगा, सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेगा। और किससे पास आउट होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो आपकी लगी हुई है, इससे पास आउट होगा सॉल्वेंट, और वो जाएगा सॉल्यूशन की तरफ, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा। और ये कब तक होगा, जब तक कि ये क्या होगा, आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट फॉर्म में ना आ जाए, तब तक ये आपका फ्लो होता ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि फ्लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो क्या हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। अब एक वर्ड और आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हम ऑस्मोमेट्री के अंदर कुछ टर्म्स जो आने वाली हैं उनको देख रहे हैं, ताकि आपको पता रहे। अब एक वर्ड आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ये प्रेशर होता है जब ये फ्लो क्या होगा, सॉल्वेंट फ्लो करेगा किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन पे क्या होगा, एक फोर्स अप्लाइड, एक प्रेशर अप्लाइड होगा, फोर्स या एक प्रेशर अप्लाइड होगा, जो क्या करेगा, इस इन्फ्लक्स, सॉल्वेंट के इन्फ्लक्स को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी कि इसको फ्लो होने से रोकेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, उसी प्रेशर को, जो प्रेशर या जो फोर्स लग रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर।
क्योंकि ऑस्मोसिस को क्या कर रहा है, रोकने के लिए जो लग रहा है प्रेशर उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप लिख भी सकते हो, एक बार लिख लीजिए इसको कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, amount of pressure that must be applied on solution to stop the influx of the solvent, to stop the influx of the solvent is called osmotic pressure. Osmotic pressure, it is denoted by पाई, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय पाई, इसको पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको पाई से डिनोट करते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो कि इट इज़ अ, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, इट इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, it is a colligative property, so it only depends on the number of molecules of polymers, number of molecules of the polymer of the polymers and does not depends on their masses। इसका मतलब है क्या है, आपकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो ये क्या करेगी, सिर्फ डिपेंड करेगी आपकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर्स, यानी कि पॉलीमर्स में कितने आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उस बात पे डिपेंड करेगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, जबकि इस पर नहीं कि उनके मासेस क्या है, ठीक है। अब आप सोचो कि कोई छोटा पॉलीमर भी है, छोटा पॉलीमर है, चाहे कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सेम है, एक लाइट वेटेड पॉलीमर है, एक हैवी वेटेड पॉलीमर्स है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, मान लो 50 ही, एक ए पॉलीमर मान लो, एक बी मान लो, ए में भी 50 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं और बी में भी 50 मॉलिक्यूल्स हैं, ए के मॉलिक्यूल्स हल्के हैं लेकिन बी के मॉलिक्यूल्स भारी हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि जो एक जितना कंट्रीब्यूशन ए का होगा उतना ही बी का भी होगा। क्यों, क्योंकि मासेस पर तो वो डिपेंड करता ही नहीं है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर्स। हाँ, इस पर डिपेंड करेगा, अगर ए के पास 20 मॉलिक्यूल्स हो और बी के पास आपके 50 मॉलिक्यूल्स हो तब आपका वेरी कर जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। बट अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है तो और मासेस डिफरेंट है तो मासेस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन भी निकलता है कि चाहे लाइट वेट पॉलीमर्स हो या फिर हैवी वेट पॉलीमर्स हो, अगर उनमें नंबर ऑफ पॉलीमर्स सेम है तो वो क्या करेगा, इक्वली कंट्रीब्यूशन करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। तो ये था आपका ऑस्मोमेट्री। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। ऑस्मोमेट्री एक प्रोसेस है जिसका हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, और ठीक है, उसमें हम कुछ टर्म्स पढ़े हैं हमने। ऑस्मोसिस क्या होता है, जो इसमें आएंगी वो टर्म्स पता होनी चाहिए आपको। एक ऑस्मोसिस वर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। एक हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे ऑस्मोमेट्री प्रोसेस। तो एक बार लिख लीजिए, फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। देखते हैं ऑस्मोमेट्री प्रोसेस आपका क्या है। तो ऑस्मोमेट्री जो है आपका, ऑस्मोमेट्री या फिर जिस प्रोसेस को आप दूसरा नाम से बोल सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोमेट्री या ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निक इज ए वाइडली यूज मेथड टू डिटरमाइन द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर। आपको पता है पॉलीमर के नंबर एवरेज मास यानी कि
Mn को निकालने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोमेट्री या ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको पता चल गया ऑस्मोमेट्री क्या है। और जो अभी टर्म्स मैंने पढ़ाई थी वो दोनों अभी इसमें आएंगी, इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। आपको पता है अभी ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया, यानी कि फ्लो ऑफ लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन, यानी कि कोई आपकी लो कंसनट्रेशन है सॉल्यूशन की और एक आपका हाई कंसनट्रेशन है, तो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ फ्लो, इसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो ये जो आपकी टेक्निक है, ये मेथड जो है इस पर बेस्ड है, ये ऑस्मोसिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बट इज़ नॉट यूजफुल फॉर स्टडिंग सॉल्यूट्स ऑफ द लो मासेस। लेकिन ये किसके लिए यूज़फुल नहीं है, सॉल्यूट के लिए। हम सिर्फ सॉल्वेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के लिए ये यूज़फुल नहीं है। ठीक है, अब इस मेथड में क्या होता है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो अभी हमने लगाया था, यहाँ पे देखो अभी हमने कुछ ऐसा सा बनाया था, इसमें बीच में हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई थी, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट रखा हुआ था और इधर हमने क्या लिखा था, सॉल्यूशन रखा हुआ था, और ये आपका लो कंसनट्रेशन था और इधर क्या था आपका हाई कंसनट्रेशन था। तो फ्लो कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन। और ये वाला ये क्या था आपका, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, सेमी के लिए एस, परमेबल के लिए पी और मेम्ब्रेन के लिए एम, तो SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसे हम लगाते हैं। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जिसमें से क्या होता है आपका फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन दिस मेथड ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन अ प्योर सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूशन। एक प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजेस। आपको पता है इसमें क्या होगा, लो कंसनट्रेशन ये है और हाई कंसनट्रेशन ये है, और अभी आपको बताया था कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरह तब तक फ्लो करेगा जब तक कि सॉल्यूशन क्या है आपका डाइल्यूट फॉर्म में ना आ जाए। तो वही बात है, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजेस इनटू द सॉल्यूशन, वो क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, थ्रू SPM के थ्रू, टिल द सॉल्यूशन गेट्स डाइल्यूटेड। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट नहीं हो जाता। ठीक है, देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। आपको अभी बताया एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड होगा सॉल्यूशन पे, जिसकी जो क्या करेगा, सॉल्वेंट की फ्लो को रोकेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, जिसे ये तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि एक, फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही फ्लो कर रहा होगा तो वहाँ पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर जो है अप्लाई होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड होगा, जिसे हमने नाम दिया ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है मैं लिखा चुकी हूँ आपको ऑलरेडी, द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किससे रिलेटेड है, इज रिलेटेड टू द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसमें हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करके अपना क्या निकालेंगे, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, तो ये बोला गया है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास यानी कि MN से जिस तरह रिलेटेड है, वो इस तरह रिलेशन इसका भी आएगा, वो मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी। डायरेक्ट है वैसे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए करा रही हूँ। तो क्योंकि आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आप ऐसे लिख लीजिए, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस, अभी हम ये रिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेशन की वजह से हम ये सब कर रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर और जो आपका नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो निकाल रहे हैं हम, उसके लिए हम ये अपना ड्राइव करें। तो जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या होती है, PV बराबर nRT, ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। आपको पता है P क्या है, प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, R क्या होता है आपका गैस कांस्टेंट और T क्या होता है आपका टेम्परेचर। चाहे तो आप लिख सकते हो वेयर P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R क्या होता है आपका गैस कांस्टेंट, और T होता है आपका टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या होगा, अगर इसको इधर ले आए, मतलब यहाँ से देखो इस तरह से, इस P को अकेले छोड़कर NRT अपॉन इसमें यहाँ पे V कर ले। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको पता है ये जो N अपॉन V होता है वो क्या होता है आपका, N अपॉन V क्या होता है आपका, C भी लिख सकते हो, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, P इज इक्वल्स टू CRT। अब ये C क्या है, C कंसंट्रेशन है। आप यहाँ पे लिखोगे ये कहाँ से आया है, हमने ये क्यों लिखा है C, क्योंकि आप देखो N अपॉन V बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन यानी कि C।
ठीक है, सी होगा। और कैसे होगा, कंसंट्रेशन का आपको यूनिट पता है, जब आप निकालोगे मोल्स होती हैं, यानी कि मोल तो हो गया ऊपर, एन के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, मोल। ठीक है, यहाँ से देखो आपका एन अपॉन वी था, एन के लिए हम यूज़ करते हैं मोल, वी के लिए करते हैं लीटर। और आपको पता है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, यहाँ पर आपकी टर्म क्या बन रही है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को आप कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो ना, कंसंट्रेशन। तो ये वहीं से आया है, हमने यहाँ पे लिख दिया है P इज इक्वल टू CRT। पहले इतना लिख लीजिए, नोट डाउन करिए पहले, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब ये P इज इक्वल टू CRT बन गया है, लेकिन अगर हम ऑस्मोमेट्री प्रोसेस पढ़ रहे हैं, उसमें ऑस्मोसिस के बेस पर हम अपना क्या है प्रिंसिपल हमने लगाया हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे प्रेशर क्या है, नॉर्मल प्रेशर अप्लाइड नहीं होगा। आपने अभी अभी देखा कौन सा प्रेशर यूज़ होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को अभी हमने किससे नोट किया, पी से या फिर पाई से। तो हम क्या करेंगे, पी को क्या लिखेंगे, लिख सकते हो हेयर ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई वर्क करता है। सो क्या हो जाएगा आपका, पी की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू CRT, ये हो जाएगा। ठीक है, CRT। बट एक्चुअल में कैसा होता है, एक्चुअल में ये होगा पाई इज इक्वल्स टू CRT 1 प्लस BC प्लस, इस तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, एक्चुअल में ये ऐसा रिलेशनशिप होता है जिससे हम शॉर्ट में इसको इग्नोर करके ये लिखते हैं। एक्चुअल में आपका यही होता है जिसे हम इग्नोर करके ये लिखते हैं। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, अगर हम मोलर मास की बात करें, मोलर मास किससे डिफाइन करते हैं, m से। अगर हम मोलर मास की बात करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका मोलर मास, कौन सा मोलर मास ले सकते हैं, मोलर मास चलो m ही मान लीजिए अभी। ठीक है, मोलर मास की बात करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे इस टर्म को किससे, मोलर मास से। यानी कि पाई इज इक्वल्स टू मोलर मास कैसे निकलेगा, C अपॉन M करके। ठीक है, C अपॉन M करके मोलर मास निकलेगा। C आपका क्या होता है, ग्राम पर लीटर, अभी देखा आपने। ठीक है, और ये क्या होगा आपका, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर अपॉन ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जो आपका C है, C को M से डिवाइड कर देंगे RT, और ये जगह 1 प्लस BC अपॉन M प्लस टेस्ट ये चलता रहेगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, जो आपका BC अपॉन RT वाला है, इस वाले पूरे पार्ट में से क्या कर सकते हो, RT को RT M करके, नहीं C कॉमन ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए। यहाँ से क्या करिए, C को इसमें पहले डिवाइड में ले जाइए, इसको बाद में कॉमन ले लेंगे, इस C को इधर ले जाइए, तो ये जगह RT अपॉन M 1 प्लस BC अपॉन M, इसको ऐसे ही रहने देंगे अभी। ठीक है, अभी बाद में करेंगे इस टर्म को, पहले ही हो गया पाई अपॉन C। ठीक है, यहाँ तक पहले एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, ये जो ए वाली टर्म्स है इसके आगे तक चल रहे होंगे, अगर हम इसे इग्नोर कर लें। ठीक है, ऑन इग्नोरिंग, इस वाली टर्म को इग्नोर कर लें कि बस हम पे यही दो टर्म है, तो आपके पास पाई अपॉन C इज इक्वल्स टू, इस RT की मल्टीप्लाई अंदर करोगे 1 में तो RT अपॉन M ही आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई किस में करोगे, अंदर करोगे तो प्लस हो जाएगा आपका BC RT अपॉन M स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, आगे देखते हैं। चलो, तो ये आपका क्या हो गया है, रिलेशनशिप आ गया है ऑस्मोटिक प्रेशर और किसके बीच में है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बीच में। अब आप क्या कर सकते हो, इसको MN लिख सकते हो। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बाद हमने क्या किया था, ऐसे रख लिया था कि बाद में एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको MN रख लीजिए। ठीक है, MN स्मॉल वाला बनेगा। ठीक है, क्या है ये आपका, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है,
यानी कि mn। अब यहाँ पे आपका क्या है, जो पाई है, इस पाई अपॉन सी को, पूरे को पाई अपॉन सी को तो रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, ठीक है, रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी, रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं इस कंबाइन को, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर आप कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दोगे, आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर को आप कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दो तो आपका बन जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर पर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर अभी यहाँ पे टर्म लिखा है, बाकी आपको पाई पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, अलग अलग आप लिखना चाहो तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर, वो रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। सी आपका क्या है, कंसंट्रेशन है। आर आपका गैस कांस्टेंट है, जो कि आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, आपको याद होगा। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.314, ठीक है। और आपका टी क्या है, आपका टेम्परेचर है, ठीक है। और आपका mn जो है वो क्या है, आपका नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास है। और आपका बचता है बी। अब ये बी क्या है, बी है आपका सेकेंड, ये भी एक कांस्टेंट है लेकिन इसका एक नाम है क्या, सेकेंड वायरियल कॉफिशिएंट, सेकेंड वायरियल कॉफिशिएंट, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ तक कर लीजिए, या चलिए मैं उधर नोट डाउन कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे, इससे आगे यहाँ है, ठीक है, ऊपर। अब देखो, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, इफ वी प्लॉट ग्राफ, देन अब यहाँ से ग्राफ भी तो प्लॉट हो सकता है इसके इन रिलेशनशिप के बेस्ड पर। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, आपको पता है क्या होता है, y इज, आपकी इक्वेशन क्या है, पहले आप इक्वेशन लिख लो, उसके अकॉर्डिंग मानेंगे। आपको ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, इफ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन, आपकी बुक में ग्राफ दिया है, अनप्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन पाई, हाँ चलिए, अगर आप क्या है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है, वी प्लॉट ग्राफ, देन हमें ग्राफ प्लॉट किसके बीच में करना है, इफ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन पाई अपॉन सी एंड सी कंसंट्रेशन, देन यानी कि रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो आपका ग्राफ कैसा आएगा ये आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, कि ग्राफ कैसा आएगा। तो आप पहले इक्वेशन लिखेंगे, सबसे पहले पाई अपॉन सी इज इक्वल्स टू आया है आपका आर टी अपॉन एम एन आया है आपका, और प्लस आपका आया है बी सी आर टी अपॉन एम एन स्क्वायर, यही आया है एम एन स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है। इसको कंपेयर करते हैं, जब भी आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है, आपको पता है जो इधर पहले वाला पोर्शन दिया होता है उसको किस पे डिफाइन करते हैं, वाई एक्सिस पे। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, आपको पता है। इधर आपके नेगेटिव एक्सिस होते हैं, इधर भी ये क्या होगा, आपको पॉजिटिव एक्स है, इधर नेगेटिव एक्स, इधर पॉजिटिव आई, इधर नेगेटिव आई, आपको ग्राफ पता ही है। तो जैसे आपको पहले लिखा होता है उसे क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस पे, और जिसको बाद में दिया होता है उसे लिखते हैं एक्स एक्सिस पे। ये आपका तरीका होता है हमेशा कोई भी ग्राफ प्लॉट करने का, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से अपना जो आपकी सिंपल इक्वेशन है उससे कंपेयर करिए, स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू क्या होगा आपका c प्लस एम एक्स, ये होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। लेकिन हम यहाँ पे देखो, हमें दिया है पाई अपॉन सी, यानी कि पाई अपॉन सी तो है इधर, चलो ठीक है, y एक्सिस पे है। जो c वाला है उसे x एक्सिस के साथ होना चाहिए, x एक्सिस पे होना चाहिए, यानी कि x वाली टर्म वो होनी चाहिए। तो c इधर तो है नहीं, इधर c है, यानी कि ये तो हो गया x। तो ये जो बाकी बचा हुआ है, अब c क्या होता है, यहाँ पे c होता है आपका इंटरसेप्ट, क्या होता है, इंटरसेप्ट, और m होता है आपका स्लोप, आपको बताइए, ठीक है। m क्या होता है आपका, स्लोप होता है, y एक्सिस, इंटरसेप्ट, स्लोप और x एक्सिस, ठीक है। तो y आ गया, y एक्सिस पे आ गया हमारा पाई अपॉन सी, ठीक है। c हमारा आ गया x एक्सिस पे, अब बचता है c क्या आपका इंटरसेप्ट है। तो आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। तो जो आपका इंटरसेप्ट है वो बताओ, इंटरसेप्ट क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा आर टी अपॉन एम एन, ठीक है। और ये आपका इंटरसेप्ट है, ये वाला, ये इंटरसेप्ट हमने यहाँ ड्रॉ किया है। और ये आपका है स्लोप कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब ये स्लोप कितना आया है, स्लोप आएगा आपका सी तो यहाँ पे आ गया है, तो बाकी बचा कितना आएगा, बी आर टी अपॉन
mn का स्क्वायर, ये आपकी है स्लोप। तो ये इस तरह का आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा अगर आप प्लॉट करोगे किसके बीच में, रिड्यूस मास और कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। तो रिड्यूस मास और कंसंट्रेशन के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसकी स्ट्रेट वो आएगा एक स्ट्रेट लाइन, जिसमें क्या होगा आपका इंटरसेप्ट भी, इंटरसेप्ट है आपका RT/mn, और जो आपका स्लोप आएगा वो आएगा BRT/mn, ठीक है। तो ये था आपका ऑस्मोमेट्रिक प्रोसेस का बेस, ठीक है। जो आप मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो आपको रिलेशनशिप आना था ये आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने ग्राफ भी प्लॉट करके देख लिया। इस तरह का आपका ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जिसमें इंटरसेप्ट क्या है और आपका स्लोप क्या है, ये आपको पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि एपरेटस कौन कौन से यूज़ हुए हैं इसमें, एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए अब देखते हैं ऑस्मोमेट्रिक प्रोसेस क्या है। तो जो अपरेटस हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोमीटर। आपको पता है कि हमने जो विस्कोसिटी मेज़र करने के लिए हमने जो अपरेटस यूज़ किया था उसे विस्कोमेट्री बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ करने के लिए हम जो अपरेटस यूज़ करेंगे उसे क्या बोलेंगे, ऑस्मोमीटर, ठीक है। अब हमारे पास 4 तरह के ऑस्मोमीटर होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मेज़र करने के लिए। वो कौन कौन से होते हैं, वो उनके नेम से हैं, फोर्स नीड ब्लॉक ऑस्मोमीटर, और आपका पिनर स्टेबिन ग्लास ऑस्मोमीटर, और रीफ ऑस्मोमीटर, और स्टेबिन शेल ऑटोमेटिक ऑस्मोमीटर। आपके 4 तरह के ऑस्मोमीटर हैं, ठीक है। अब ऑस्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 मेटेलिक ब्लॉक्स। जो ऑस्मोमीटर होते हैं आपके वो 2 मेटेलिक ब्लॉक्स क्या करते हैं आपके, कंटेन करते हैं। जो किससे बने होते हैं, ब्लॉक्स, मेटेलिक ब्लॉक्स जो होते हैं 2 रखते हैं। ऑस्मोटिक जो आपके ऑस्मोमीटर है वो 2 मेटेलिक ब्लॉक्स रखते हैं, और दोनों ही किससे मिलकर बने होते हैं, स्टील से मिलकर बने होते हैं। और 1 फेस ऑफ ईच ब्लॉक हैविंग अ सीरीज ऑफ कंसंट्रिक ग्रुप्स। और जो एक ब्लॉक है, हर ब्लॉक क्या करेगा, एक फेस, 1 फेस ऑफ ईच ब्लॉक, सब दोनों ब्लॉक का एक एक फेस क्या रखेगा, एक सीरीज ऑफ कंसंट्रिक ग्रुप्स रखेगा, ठीक है। मतलब बहुत सारी कंसंट्रिक ग्रुप्स रखेगा विच आर इंटरकनेक्टेड बाय वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चैनल्स, जो क्या होंगे एक दूसरे से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चैनल्स के थ्रू क्या होंगी, इंटरकनेक्टेड होंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे ये आपका ए वाला, ठीक है। अभी इसको नहीं, पहले इसको देखो, ठीक है। फिर आपका आता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज पुट इन बिटवीन दीज ग्रुप्स फेसेस ऑफ द 2 मेटेलिक ब्लॉक्स। अब जो ये 2 मेटेलिक ब्लॉक्स हैं उनके बीच में क्या रखेंगे हम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पुट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है आपके मेटेलिक ब्लॉक कहाँ है, ये वाले, ये जो आपके 2 क्या है मेटेलिक ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अब दोनों मेटेलिक ब्लॉक्स क्या हैं, इंटरकनेक्टेड किससे हो रहे हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चैनल्स से, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, बाद में एक उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगानी है, ठीक है। फिर क्या करना है, देन तो अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लग गई। उसके बाद क्या होगा, देन एपरेटस इज बॉल्टेड। तब क्या होगा, उसको क्या करेंगे, एपरेटस को बॉल्टेड करेंगे। The 2 internal groups faces of the metallic blocks come in contact through SPM। तो फिर क्या होगा, उसके थ्रू आपके जो दोनों इंटरनल ग्रुप्स जो हैं आपके, वो क्या होगा आपका मेटेलिक ब्लॉक्स के जो दोनों इंटरनल ग्रुप्स फेसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, SPM के कांटेक्ट में आएंगे। और फिर क्या होगा, द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन आर केप्ट इन स्पेस फाउंड बिटवीन द ग्रुप्स ऑन द 2 ब्लॉक्स सेपरेटेड बाय SPM। और जो आपके सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूशन है उन्हें किस में रखेंगे, जो आपका ग्रुप्स के बीच में है, ब्लॉक्स के जो 2 ग्रुप्स हैं, 2 ब्लॉक्स हैं आपके, उनके बीच में जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में क्या करा हमने, अब क्या भर दिया, अपना सॉल्वेंट और सॉल्यूशन भर दिया है, ठीक है। और जिसे हमने सेपरेटेड किससे किया है, SPM के थ्रू सेपरेट किया है। फिर ठीक है, द वर्टिकल चैनल्स ऑफ द ब्लॉक्स आर इंटरकनेक्टेड टू ग्लास कैपिलरीज। और जो आपके वर्टिकल चैनल्स हैं उन ब्लॉक के, उन्हें किससे इंटरकनेक्ट किया है, ग्लास कैपिलरीज से उन्हें हमने इंटरकनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और ग्लास कैपिलरी से इंटरकनेक्ट करके थ्रू अ ड्रिल इन द मेटेलिक ब्लॉक्स, हमने क्या किया, मेटेलिक ब्लॉक्स में ड्रिल के थ्रू हमने क्या किया, अपने जो ग्लास कैपिलरीज हैं उसे कनेक्ट किया ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन चैम्बर। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन चैम्बर से किसको कनेक्ट किया हमने, ग्लास कैपिलरीज को कनेक्ट किया। और उसके बाद फर्स्ट द 2 चैम्बर्स आर फिल्ड। उसके बाद प्रोसेस क्या होगा इसमें, ये तो हमने क्या किया, सेटअप बता दी कि ऑस्मोमेट्री में क्या, जो ऑस्मोमीटर है उसका
उसका सेटअप कैसा होगा, यहाँ तक आपका सेटअप हो गया। उसके बाद ये वर्क कैसे होगा इसमें, तो देखो फर्स्टली क्या होगा, द 2 चैम्बर्स आर फिल्ड विद सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सबसे पहले तो चैम्बर्स में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन फिल करेंगे ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, यानी कि आपको पता हो वैसी वाली कंसंट्रेशन का, अननोन कंसंट्रेशन है नॉन कंसंट्रेशन का। ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर द सॉल्वेंट विल स्टार्ट पासिंग थ्रू एसपीएम। आपको पता है सॉल्वेंट क्या करेंगे, पास आएंगे एसपीएम से, पास आउट करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। साइड टिल ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, जब तक ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ठीक है, किसकी कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, आपका सॉल्वेंट चलेगा, और जब तक चलेगा जब तक कि आपके सॉल्वेंट की सॉल्यूशन की जो आपकी कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल ना हो जाए, सॉल्वेंट के जितनी हो जाए सॉल्यूशन की। ठीक है, यानी कि ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम तब तक अटेंड ना हो जाए। देन द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट लेवल इज मेजर्ड। और फिर जो होगा हाइट, आपने इधर भरा है इधर भी भरा है, तो आप क्या करोगे, हाइट का मेजर करोगे कि इधर कितनी हाइट है इधर कितनी हाइट है। तो द हाइट बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट लेवल इज मेजर्ड। और फिर हम क्या करेंगे, हम लेवल पे देखेंगे कि किस लेवल तक हमारा सॉल्वेंट है और किस लेवल पर हमारा क्या है डिफरेंस, देखेंगे हाइट डिफरेंस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का। ठीक है, द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड विद सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट आर मेजर्ड। और सेम यही प्रोसेस किसके साथ करेंगे, हम डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, और एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट्स आर मेजर्ड। और फिर क्या करेंगे, उनकी हाइट्स देखेंगे। दिस मेथड इज नॉन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेथड, यानी कि दो आपके क्या है मेटल के ब्लॉक्स लगे हुए हैं, इनके बीच में हम क्या करेंगे, अपना सॉल्वेंट और सॉल्यूशन फिल करेंगे, सॉरी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन नहीं सही है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन फिल करेंगे, फिर उससे क्या करेंगे, इंटरकनेक्ट कर देंगे। किससे इंटरकनेक्ट किया हुआ है हमने, ग्लास कैपिलरीज से, ग्लास कैपिलरीज से इंटरकनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा ऑस्मोटिक प्रोसेस के थ्रू आपका सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन की तरफ स्टार्ट करेगा चलना, और किससे होकर जाएगा, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर जाएगा, तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी काम करेगा। और ये जब तक चलता रहेगा तब तक कि ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम प्राप्त ना हो जाए। और फिर क्या करेंगे, दोनों का लेवल देख लेंगे कि किस लेवल तक आपका क्या है सॉल्यूशन है वो, और किस लेवल पर आपका सॉल्वेंट है। और फिर यही प्रोसेस आपका डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए हम अप्लाई करते रहेंगे, और इसी मेथड को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेथड। ठीक है, ऑस्मोमेट्री मेथड में को ही हम इसको ही क्या बोलते हैं, ऑस्मोमेट्री मेथड को ही हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेथड, क्योंकि हम इसे इक्विलिब्रियम पे ला रहे हैं। और ऑस्मोमेट्री जो मेथड है वो आपके कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, एक आपका है वेपर फेज ऑस्मोमेट्री, और ये जो हमने पढ़ा है ये मेम्ब्रेन ऑस्मोमेट्री है। कौन सा है, वेपर फेज ऑस्मोमेट्री, और ये जो आपने पढ़ा है क्या है आपका मेम्ब्रेन ऑस्मोमेट्री। ठीक है, ये वाला है आपका मेम्ब्रेन ऑस्मोमेट्री, जिसका हम यूज़ करते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। ठीक है, एक और होता है आपका वेपर फेज ऑस्मोमेट्री। फिलहाल अभी नोट डाउन करिए इतना, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन हो गया होगा आपका ये मेथड, तो हम बाकी इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।